बढ़ने के डर ने बांधे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के हाथ। अपनी आखिरी क्रेडिट पॉलिसी में नहीं दिया कोई सरप्राइज, दरों में बदलाव नहीं। राजन ने निवेशकों को दी सलाह, कहा बैंक केवाईसी पर करे परेशान तो आरबीआई के नियम दिखाएं। गवर्नर के नाम से आने वाली फर्जी ईमेल से भी सावधान रहने की दी हिदायत। क्रेडिट पॉलिसी से निराश हुए बाजार में बिकवाली का दबाव, लेकिन अंतिम घंटे में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी। निफ्टी 8,700 के नीचे, सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट फिसला। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को दिया भरोसा, कहा अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चलेगी सरकार। आवाज अड्डा पर देखिए बड़ी बहस, कश्मीर में अमन का क्या है रास्ता। शोभा डे ने ट्वीट कर उड़ाया ओलंपिक खिलाड़ियों का मजाक, कहा सेल्फी खिंचवाकर लौटते हैं खाली हाथ। शोभा डे का माफी मांगने से इनकार। बिंद्रा ने यहां पर कहा कि ये बात उन्हें ये व्यवहार की उम्मीद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस होगा आपके इंश्योरेंस पे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि आईआरडीआई की नई हेल्थ इंश्योरेंस की गाइडलाइंस क्या है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ली है तो क्या अब वक्त आ गया है आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बदल देना चाहिए। इसी पर करेंगे विस्तार से बात, साथ ही लेंगे दर्शकों के सवाल जो कि होंगे इंश्योरेंस से जुड़े हुए। लेकिन चलिए देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। हेल्थ इंश्योरेंस के बदले नियम, आपकी पॉलिसी पर क्या होगा असर। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियां बताएंगे आपको, और टैक्स बचाने के लिए यूलिप में निवेश कितना फायदेमंद। तो इन तमाम मुद्दों पे आज होगा हमारा फोकस। लेकिन आपको बता दें कि आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है myinsuranceClub.com के मनोज असवानी। आपका स्वागत है मनोज। शुरुआत करते हैं आईआरडीआई की नई हेल्थ इंश्योरेंस गाइडलाइंस को लेकर, जहां पर कई बदलाव हुए हैं और सबसे अहम बदलाव हुआ है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ली है उसको लेकर। मुझे बताइए कि कैसे ये अब हमारे पास जो पॉलिसी है उस पर ये असर करेगा। तो पहले तो ये गाइडलाइंस को समझ लीजिए कि ये कस्टमर स्पेसिफिक गाइडलाइन सिर्फ उतनी है कि अगर जिस कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उन पर यह असर पड़ेगा। बट 99% लोगों ने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ही ली है। तो ये गाइडलाइंस के थ्रू सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है, आईआरडीए ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एक प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने और बेचने से मना कर दिया है, जिसे हम कहते हैं इंडेमनिटी पॉलिसीज। हेल्थ इंश्योरेंस दो प्रकार की होती है। एक होती है इंडेमनिटी, जो आप मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट इंकर हुआ है और आप उसकी सर्विस या कैशलेस के थ्रू या रीइंबर्समेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं। दूसरे प्रकार की पॉलिसी होती है बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी, जो हम क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में देखते हैं कि अगर डायग्नोसिस ही हो गया तो आपको पैसे दिए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो आईआरडीए ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को सीमित किया है सिर्फ बेनिफिट बेस्ड पॉलिसीज तक, और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज उन्हें कहा गया है कि आप ही कंटिन्यू करिए इंडेमनिटी पॉलिसीज या मेडिक्लेम। तो ये बदलाव किस तरह का है? जो हाइब्रिड पॉलिसीज बेची जाती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए, क्या उस पर रोक लगा दी गई है? और हाइब्रिड पॉलिसी अगर मैं बात करूं उसका मतलब क्या होता है? हाइब्रिड पॉलिसी का मतलब हो गया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ या लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक और कॉम्बिनेशन मिक्स कर दिया। तो लाइफ और हेल्थ के कॉम्बिनेशन को या यूलिप और हेल्थ के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड कहा जाता है, जब आप दो पॉलिसीज के फीचर एक पॉलिसी में देने की कोशिश करते हैं। तो आईआरडीए ने नोटिस किया है कि कस्टमर्स बहुत परेशान है ऐसी पॉलिसीज से, उन्हें पता नहीं है 1 या 2 साल के बाद इस पॉलिसीज का क्या करना है, इसलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज पे ही रोक लगा दी है। आपने यहाँ पे 2 तरह की पॉलिसीज के बारे में कहा, एक तो आपने इंडेमनिटी पॉलिसी के बारे में कहा और दूसरा आपने कहा है बेनिफिट बेस्ड प्लान। इन दोनों का मतलब विस्तार से हम समझना चाहेंगे आसान भाषा में। जी, तो सिंपल है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए चाहिए कि कोई बीमारी हो गई, आपको उसका इलाज कराना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रीटमेंट करानी है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयों के खर्चे भरने हैं, उसे इंडेमनिटी पॉलिसी कहते हैं। पहले कंपनीज आपसे कहते थे कि आप पहले ये खर्चा कर लीजिए, फिर हमें रीइंबर्समेंट के लिए फॉर्म्स और बिल्स भेजिए। अब उसका नया तरीका है कैशलेस।
जहां आप हॉस्पिटल को बता देते हैं कि मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको एक पैसा भरने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसे भर देती है। ये तरीका हो गया क्लेम सेटल करने का। एक हो गया रीइंबर्समेंट, एक हो गया कैशलेस। बट ये पॉलिसी रही कि अगर आपने ट्रीटमेंट कराया तब पैसे देंगे। कोई कोई बीमारियां होती है जिसमें लोगों को पता नहीं होता है किस तरीके की ट्रीटमेंट करानी होती है, कितनी लोगों से सलाह लेनी होती है। जैसे सीरियस इलनेसेस हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जहां लोग पहले एडवाइस लेते हैं। तो उन सब के लिए आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, पहले आप डायग्नोसिस करते हो। तो उस पॉलिसी को कहा जाता है बेनिफिट बेस्ड पे आउट, जहां आपका जैसे ही कोई इलनेस डायग्नोस हो गई है, उसकी आइडेंटिफाई हो गई है, डॉक्टर ने लिखित दे दिया, तो आपको एक बेनिफिट अमाउंट दिया जाता है, लमसम 10 लाख 12 लाख कैश दे दिया जाता है। अब आप उसको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। ये पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे सकती हैं और जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी दे सकती है। बट जो पहले प्रकार की पॉलिसी है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिसी है, वो सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। ओके, मुझे बताइए, अगर इस तरह की पॉलिसी मेरे पास है, हाइब्रिड पॉलिसी अगर मेरे पास है, तो अब मेरा क्या होगा? जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनके पास हाइब्रिड पॉलिसीज है या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू है, वो अगले 3 महीने में आफ्टर द गाइडलाइंस उनको वो पॉलिसी बंद करनी होगी। या फिर अगर उनका टर्म खत्म हो रहा है अगले 1-2 महीने में, तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब उन्हें जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदनी होगी। ऐसे में अब अगर मुझे नई पॉलिसी लेनी ही है मनोज, तो मैं क्या क्या बातें ध्यान में रखूं? आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है कि आप अगर पॉलिसी लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलेगा। अगर आपने 1 साल में क्लेम किया है तो दूसरे साल आपका प्रीमियम नहीं बढ़ाया जाएगा। ये दो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। IRDAI ने ये रूल्स तो पिछले साल ही सॉर्ट आउट कर लिए थे। सारी इंश्योरेंस कंपनीज अभी इसी रूल को फॉलो करती हैं। तो अभी आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड बेनिफिट्स मिलने ही मिलने हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो नए फीचर्स हैं जो बहुत कम कंपनीज ऑफर कर रही हैं, वो है वर्ल्ड वाइड कवरेज। जब आप हायर कवर लेते हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज की एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है। सेकेंड बेनिफिट मिलता है ई ओपिनियन या सेकेंड ओपिनियन। इंश्योरेंस कंपनी पे करती है या अरेंज करती है आपकी बीमारी के लिए सेकंड ओपिनियन लेना। तो 2-3 नए फीचर्स हैं। एक रिचार्ज बेनिफिट है जो तो बहुत कॉमन हो गया है कि आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, एक बीमारी के लिए आप 5 लाख क्लेम कर लिए, उसी साल में अगर कोई और बीमारी हो जाती है तो आप एक और बार 5 लाख क्लेम कर सकते हैं। ये रिचार्ज बेनिफिट ऑलमोस्ट अभी हर एक कंपनी दे रही है। और तो प्रीमियम कितना होगा फिर? प्रीमियम कंपनीज कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो अगर आप 5 लाख का एक कवर लेते हैं तो एज 30 के हिसाब से आपको 8-8.5 हजार का प्रीमियम आता है। अगेन बहुत सारी कंपनीज हैं स्पेस में, अपोलो म्यूनिक, रेलिगेयर, पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो न्यू इंडिया, ओरिएंटल, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में देखा जाए तो HDFC, अर्गो, बजाज अलियांस। आप कोई भी कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं। आपको ब्रांड पसंद आ गया, प्राइसिंग पसंद आ गई, एक बार फीचर्स देख लीजिए और आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। अब अगर मैं पॉलिसी खरीदार हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और कौन सी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अमूमन लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं जाता है। तो क्लियरली अगर मैं डिफरेंशिएट करने की सलाह आपसे चाहूं कि इन कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनमें से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं मिलेगा, इनसे आप नहीं ले सकते। अगर आपने इन कंपनियों से प्लान लिया है तुरंत इन कंपनियों में शिफ्ट हो जाइए। तो मैं नाम अगर चाहूं तो क्या होंगे वो? तो सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया कि कंपनी के नाम में ही लिखा होगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ICICI की दूसरी कंपनी है जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। आप जिस पॉलिसी की आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप रेफर करेंगे उसमें कंपनी का नाम पढ़ लीजिए, उसी में लिखा होगा लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीद सकते हैं। ओके, चलिए, तो जिन कंपनियों से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं उनके नाम हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, HDFC, अर्गो जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, रेलिगे हेल्थ इंश्योरेंस और मैक्स पूपा हेल्थ इंश्योरेंस। जहां से आपको नहीं लेना चाहिए वो है LIC, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल। अगर आपने इन 3 कंपनियों से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, आपका टर्म खत्म होने के बाद अब वक्त आ गया है कि आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर अपना रुख करें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब इंश्योरेंस से ही जुड़े हुए सवाल लेते हैं। पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से सीमा शर्मा। नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? मैम मैं अच्छी हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल था कि आपके प्रोग्राम में मैंने हमेशा देखा है LIC पॉलिसी सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, मैम मैंने जैसे एक मेरी पॉलिसी है
जीवन आनंद, जिसमें मैंने 5 किस्तें दे दी है। एक मेरी जीवन आनंद पॉलिसी है जिसमें मैंने 4 किस्तें दे दी है। मैम वो मेरे लिए अब बर्डन बन गई है ड्यू टू माय हस्बैंड्स डेथ। अच्छा जी। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को 51,000 की किस्त जाती है ये। ओके, और आपने कितनी किस्तें भरी हैं? मैंने एक में तो 5 भर दी हैं, एक में 4 भर दी हैं। अब अगर मैं सरेंडर करती हूँ तो मेरे लिए तो लॉस ही लॉस है मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने कब ली है और आपका कवर कितने का है? मैम कवर तो बहुत ही कम है क्योंकि बड़ी एज में ली है, 48 ईयर हो गई है, तो उसमें मैम तो इसलिए मेरी किस्त तो ज्यादा है और सम अश्योर्ड अराउंड 7 लाख है। कब कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? आपने कहा जीवन आनंद है और मैम दोनों ही जीवन आनंद पॉलिसी जीवन आनंद है। चलिए आपको बताते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन साथ ही LIC की पॉलिसी हम आपको ऐसा नहीं कहते कि आप ना लें, हम आपको हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप किसी भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में निवेश ना करें। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल प्लान्स इन्होंने लिए हुए हैं, शायद जानकारी की कमी की वजह से उन्होंने ये प्लान्स ले लिए हैं, लेकिन इंश्योरेंस का एक मूल मकसद होता है आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करना और आपकी लाइफ के लिए जो भी लाइबिलिटीज आपने लेके रखी है उनको कवर करना। हम किसी भी एक कंपनी से जुड़ी हुई राय आपको नहीं देते हैं, इंश्योरेंस का जो मूल मकसद है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमा जी को क्या करना चाहिए अपनी LIC की पॉलिसीज को लेकर, उनको देंगे सलाह इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े आपके सवालों के जवाब, और ब्रेक में जाने से पहले हमने सीमा शर्मा का सवाल लिया था जिन्होंने LIC की 2 पॉलिसीज ली हुई हैं यहाँ पर जीवन आनंद, और ये लगभग 4 से 5 प्रीमियम भर चुकी हैं। अब सोच रही हैं कि क्या पेड अप करने में समझदारी है या नहीं। तो मनोज असवानी हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इन्होंने क्लियरली निवेश के लिहाज से ये 2 पॉलिसीज ली हुई हैं और जितना इनका कवर है उसके मुताबिक इनको लग रहा है कि फिलहाल इन्हें फायदा नहीं हो रहा है और इन पॉलिसी से निकलना चाहती है। कंफ्यूज है, सरेंडर कर लें या पेड अप कर लें? तो पहले दोनों सरेंडर और पेड अप को समझ लेते हैं। Exactly. सरेंडर हम तब करते हैं जब हमको पॉलिसी में आगे प्रीमियम नहीं भरना है, कैपेसिटी नहीं है या इच्छा नहीं है, या उस पैसे को किसी और उपयोग में डालना है। तो गोल क्लियर होता है कि सरेंडर क्यों कर रहे हैं। पेड अप एक ऐसा सोल्यूशन है कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको पैसे की जरूरत तो नहीं है पर आपको पॉलिसी में कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैसे मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देने वाले हैं। तो पेड अप उस वक्त किया जाता है जब आपने लगभग 10 साल की पॉलिसी में 7 साल प्रीमियम पे कर दिया हो और आपको पता है कि बस मेरी पॉलिसी 3-4 साल में खत्म होने वाली है, तो अब मुझे उसको बंद करके फायदा नहीं है और वो नुकसान क्यों लूं। तो सरेंडर करने का पर्पस होता है लिक्विडिटी, कि मुझे वो पैसे चाहिए। अगर आपका वो एजेंडा नहीं है तो आप सरेंडर मत कीजिए, पेड अप कर दीजिए। पेड अप से क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल पॉलिसी डाउनसाइज हो जाती है। जो आपने 7 लाख की ली थी वो अब प्रोपोर्शनेट प्रीमियम जितने पे किए हैं उसके हिसाब से शायद 4 हो जाए, 4.5 लाख हो जाए, और वो पॉलिसी चलती रहेगी उतने ही पॉलिसी टर्म के लिए। अगर आपकी 10 साल की पॉलिसी है 10 साल तक चलती रहेगी, बट अमाउंट और बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा इन प्रोपोर्शन टू प्रीमियम्स। ये एडवाइजेबल है अगर आपको पैसे इमीडिएटली नहीं चाहिए। बट अगर आपकी पॉलिसी में आपने सिर्फ 5 साल पे किया और 20 साल का पॉलिसी टर्म है, मतलब 15 साल तक आप अगर उसको पेड अप करके छोड़ना चाहते हैं तो बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि उससे बेटर है आप सरेंडर कीजिए, लॉस बुक करें और वो पैसे को कहीं और री इन्वेस्ट कर लें। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीमा जी, क्या आपको उन पैसों की तुरंत जरूरत है? मैम अभी तो मुझे जरूरत नहीं है मैम। ओके, तो अगर आप पेड अप करवा लेंगे तो आपको टर्म के बाद ही मिलेगा जो भी आपका फाइनल कवर होगा वो अमाउंट। जी मैम, अगर 20 साल वाली में अगर मैं उसको सरेंडर कर दूं और उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं तो वो मैं विचार कर सकती हूँ। जो मेरी 10 साल वाली है तो उसको मैम मैं पेड अप छोड़ सकती हूँ। जी जी, ये मैं जानना चाहूंगी मैम। बिल्कुल सही आपने इसका किया है विश्लेषण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से अपनी इन पॉलिसीज पर काम करेंगी। अगर आप इकलौती कमाने वाली हैं अपने परिवार में और अगर आर्थिक तौर पे आपके ऊपर लोग जिम्मेदार हैं तो मैं कहूंगी कि आप अपनी ईयरली इनकम का कम से कम 12 से 15 गुना ज्यादा टर्म कवर ले लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस का सही मकसद यही होता है। सीमा जी, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी जी मैम। तो आप टर्म कवर ले लीजिए। और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है? जी मैम, मेरे पास है।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपने एक फाइनेंशियल प्लानर को भी यहाँ पे कंसल्ट किया होगा, जो आपको न सिर्फ इंश्योरेंस बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपको सलाह दे। उसके बावजूद अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं तो आप अपना सवाल फिर से हमें भेज सकती हैं। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से सागर। नमस्कार सागर, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? हाँ नमस्कार मैडम जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सागर। हाँ जी सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ ओके। और मुझे स्पेन जाना है मास्टर्स के लिए। अच्छा, 1 साल के लिए। अच्छा, क्या मास्टर्स करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो बताइए आपने क्या प्लानिंग करवानी है इसको लेकर योर मनी से? हाँ, मेरा 1 साल का कोर्स है, तो उसके लिए मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। वीजा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी है। ओके। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में चेक कर रहा था, तो मुझे कौन सी ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और क्या ट्रैवल इंश्योरेंस में मेरे जितना स्टडी हुआ है उसके हिसाब से तो मुझे सिर्फ इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस का ही फायदा होगा। बट जो मेरा समझो एक्यूट इलनेस रहेगा, एक्यूट सिकनेस रहेगा, जैसे कफ, कोल्ड, फ्लू, उसकी वजह से उसका भी कवर मुझे मिलेगा क्या? और अगर मिला तो भी डिडक्टिबल्स उसके होते हैं, तो उसका मुझे कितना फायदा होगा? ठीक है सागर, आपको देंगे सवाल का जवाब। और अक्टूबर में मनोज जी जाने वाले हैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। मुझे बताइए कि ट्रैवल इंश्योरेंस इनके लिए यहाँ पर कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि सागर के साथ साथ कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर पढ़ाई परस्यू करना चाहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और उनको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी डॉक्यूमेंट की एक बड़ी चेकलिस्ट आती है जिसमें दिया जाता है कि ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए, उसमें से ट्रैवल इंश्योरेंस एक होता है। तो अक्सर क्या करते हैं, वो सबसे रीजनेबल प्राइस पॉलिसी या सबसे सस्ती पॉलिसी लेके उसको रख देते हैं ताकि एंट्री हो जाए और चेकलिस्ट टिक हो जाए। बट सागर और बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस नाम ट्रैवल है बट उसका एक्चुअल पर्पस है ओवरसीज मेडिकल। अगर आप किसी भी कंट्री में, इंडिया के बाहर, विदेश में कहीं पे भी आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, इतना याद रखिए कि वहां जो मेडिकल सर्विसेज हैं हमारे देश जैसी बिल्कुल नहीं है। वहां अगर आप सोच रहे हैं कि 200-300 रुपीज में एक डॉक्टर की कंसल्टेंसी मिल जाएगी, ओवर द काउंटर आप जाके दवाइयां ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वहां सारी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती है, अपॉइंटमेंट बेस्ड होते हैं, डॉक्टर्स की फीस बहुत ही ज्यादा होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है कभी कभी, तो उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। और वहां अगर आप बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आ जाएगा। जहां मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई कंट्रीज में जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कॉस्ट हैं वो $1 लाख तक जाते हैं, जो इंडिया के लगभग 60 लाख रुपए हो जाते हैं। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो हिसाब समझ में ही नहीं आता कि इतना महंगा कैसे हो सकता है, पर विदेश में ये है, उधर मेडिकल केयर और कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं किसी एक इमरजेंसी के लिए कि कभी अगर कुछ भगवान न करे हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको सारा बेनिफिट देनी चाहिए, ट्रीटमेंट का और दवाइयों का और डॉक्टर की फीस का। तो बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ट्रैवल इंश्योरेंस देती हैं, हर एक ने स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस की खास पॉलिसी बना के रखी है। तो आप कोई भी कंपनी की वो पॉलिसी देख सकते हैं, उसमें 2-3 फीचर्स देखिए। एक होता है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन डिडक्टेबल किसमें कम है। डिडक्टेबल मतलब इस अमाउंट से ज्यादा ही वो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी एक्टिव होती है। तो एक तो कम डिडक्टेबल होना चाहिए, दूसरा आपको एक कंपैशनेट विजिट मिलता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो किसी एक फैमिली मेंबर की ट्रैवल फेयर इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। तो ये 2-3 बेनिफिट्स आप देख लीजिए और उस हिसाब से स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पर टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं। सागर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो इन 3 ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियों से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़े और तब जाकर ही जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का आपको प्रीमियम सूट करता है उसे आप ले सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे रेलवे से सफर करने वाले जो यात्री हैं उन्हें भी मिलेगा अब इंश्योरेंस। पूरी खबर ब्रेक के बाद। योर मनी में अब बात करेंगे रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस की। अगर आप रेलवे सफर करते हैं तो अब आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। कितने का होगा और कब से ये शुरू होगा, मनोज बताएं। ये सुविधा बहुत एक्सक्लूसिवली और पहली बार शुरू हो रही है हमारे देश में। क्या क्या डिटेल्स हैं और 1 सितंबर से ये सुविधा शुरू हो जाएगी रेल यात्रियों के लिए। तो जो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं IRCTC ने हिट कर लिया है। उन्होंने वैसे ही ट्रेन टिकट बुक करने की जो
फैसिलिटी को इतना इजी बना दिया ऑनलाइन करके, और उन्होंने एक और बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 सितंबर से। 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में आपको उन लोग रेलवे इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। 10 लाख तक का कवर है अगर डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 7.5 लाख तक का कवर है, और अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से तो 2 लाख तक का कवर दे रहे हैं। ये तीनों बेनिफिट्स सिर्फ 1 रुपए में दे रहे हैं। और ऑनलाइन जब आप IRCTC की साइट पे ई टिकट बुक करते हैं तो उसके साथ आपको सिर्फ एक चेक बॉक्स में येस या नो करना है और आपका ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। सबसे रिक्वेस्ट है, आपके पास शायद खुद की पॉलिसी होगी, कंपनी प्रोवाइडेड पॉलिसी होगी, बट अगर आप रेलवे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं ये पॉलिसी डेफिनेटली लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं हमारे दर्शक का। मुरलीलाल अग्रवाल का सवाल है और ये अपने बेटे के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं। इनके बेटे ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल पॉलिसी ली थी जिसका प्रीमियम 20,000 ईयरली ये भर रहे थे, लेकिन अब चूंकि रिन्यू करने का समय आ गया है तो एजेंट कहता है कि अब जो प्रीमियम है वो दुगुना हो जाएगा, लगभग 40,000 रुपए के आसपास का। तो फिलहाल पॉलिसी की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन दुगुना प्रीमियम क्या वाकई ही हो जाएगा? समय कम है हमारे पास। जी, पिछले 8 महीने से ये सवाल सबको खटक रहा है कि ओरिएंटल ने सडनली इतना प्रीमियम जंप क्यों किया है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पहले बहुत ही कम प्रीमियम पे ऑफर कर रहे थे पॉलिसीज, सडनली उन्होंने रिवाइज की अपनी प्राइसिंग और लोगों को झटका लगाया। बाकी लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वो डेफिनेटली दूसरी कंपनीज में ऑप्शन देख सकते हैं अगर आपकी उम्र 45 या 45 के नीचे है। बट सीनियर सिटीजन्स, इवन फॉर दैट मैटर जिनकी उम्र 50-55 है उसके ऊपर है, रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिसी ध्यान से पढ़िए। बेनिफिट्स वही हैं, को पेमेंट बहुत ही कम है, तो उस हिसाब से अगर आपके क्लेम आने ही वाले हैं तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। प्रीमियम बहुत ही ज्यादा लगेगा पर थोड़ा पे कर लीजिए, इन द सेंस एफर्ट लीजिए कंपेयर करने का दूसरी कंपनी से, पर ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। तो सीनियर सिटीजन्स रादर 50+ लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ओरिएंटल की पॉलिसी है, प्रीमियम बढ़ते हुए देख के झटका ना खाएं और रिन्यू कर लीजिए पॉलिसी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शो का हिस्सा आज होने के लिए। इसी के साथ योर मनी पे आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।